आई आस्क माई सुपर स्टूडेंट कम्युनिटी कि उनको एग्जाम के दौरान सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या आते हैं एंड दीज वर द चैलेंजेस दैट डिस्टर्ब देम द मोस्ट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दीज टॉप एग्जाम इश्यूज और मैं आपके साथ टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी ताकि आप कंफर्टेबली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे सकें. इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम देन हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी समा जैदी. आई एम अ सुपर स्टूडेंट कोच and on my YouTube channel I share content related to education, career and self growth for my Pakistani super students. So if you want to be part of our super student community then join us. Now I know you have to study for exams, so let's jump right into the video. Problem number 1 is I forget what I study. So आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई भी की, घंटों बैठ के टॉपिक को याद भी किया, उसका रट्टा भी लगाया, उसको लिख लिख के भी याद किया, उसके टेस्ट भी दिए, लेकिन फिर जब एग्जाम में टॉपिक आया तो आप भूल गए. वेल इस सवाल में आपका जवाब भी एक 3 रीजन हो सकती हैं कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से लर्न नहीं किया था, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया था, आपको समझ ही नहीं आया था कि वो टॉपिक है क्या, आप बस उन वर्ड्स को रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे थे. नंबर सेकंड इज़ कि अगर आपको समझ भी आ गया था लेकिन आपने उसको प्रॉपरली रिवाइज ही नहीं किया था और आपने उसको मल्टीपल रिविजन्स नहीं की थी कि वो टॉपिक आपको समझ आने के बाद जो उसकी वर्डिंग थी, जो उसका कंटेंट था, वो आपके माइंड में लॉक इन हो जाता. एंड नंबर थर्ड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, यानी उनको चीज़ें याद कैसे होनी है. हम सबका यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है. कुछ लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग से याद होता है, कुछ लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देखकर याद होता है, कुछ लोगों को सुन के याद होता है और कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो विजुअल्स देखकर, ग्राफिक्स देख के, डायग्राम्स के थ्रू याद होता है. इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आपने किसी भी टॉपिक को पहले अच्छे से समझना है, उसको याद करना है एंड देन उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है और किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद खुद से ये 3 सवाल करें. क्वेश्चन नंबर 1 इज कैन आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन माई ओन वर्ड्स, येस or no. Question number 2, do I understand the concept or the process behind it, yes or no. Number third, have I memorized the key points, formulas, equations or key information from this topic, yes और नो. अगर तो आपकी इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब येस आता है, इट मीन्स कि वो टॉपिक आपका लॉक इन हो गया और वो आप एग्जाम में नहीं बोलेंगे. बट अगर किसी भी एक सवाल का जवाब नो आता है, इट मीन्स यू हैव टू रिपीट दैट प्रोसेस. किसी भी टॉपिक की अच्छी से रिवीजन कैसे करनी है, आई हैव अ फुल मास्टर क्लास ऑन रिवीजन, सो यू कैन चेक दैट आउट. नंबर सेकंड इशू दैट माय स्टूडेंट्स शेयर वाज एग्जाम एंजाइटी बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम्स. एग्जाम स्ट्रेस ना 2 तरीके से होता है. एक होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी कि आपने जो याद किया क्या वो ठीक से लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी या नहीं याद रहेंगी. इस एंजाइटी का जो सिंपल एंटीडोट है, जो उसका सोल्यूशन है, दैट इज़ एक्शन. जितनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी, जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा आपको टॉपिक्स को याद होगा, आपके माइंड को तसल्ली होती है कि भाई इस टॉपिक को मैंने 7 दफ़ा याद कर लिया, मैथ्स के इस क्वेश्चन को मैंने 4 दफ़ा खुद से सॉल्व कर दिया, ये मुझे नहीं भूलता. जब आपकी कहीं पे भी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक होती है, आपका माइंड फ़ौरन उसके ऊपर जो है ना अलार्म बजा रहा होता है कि ये टॉपिक सही से याद नहीं किया था, ये अगर पेपर में आ गया तो जो है ना बहुत बुरे सीन हो जाएगा. सो हमेशा इस तरह की एंजाइटी को क्योर करने के लिए आप सही से प्रिपरेशन करें तो आपको ये वाली एंजाइटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी. दूसरी एंजाइटी जो एग्ज़ाम में हो रही होती है ना, वो होती है कि कुछ गलत हो जाएगा, कोई मिस हैप हो जाएगा, मेरा टाइम पूरा नहीं होगा, मेरे से इंक गिर जाएगी पेपर के ऊपर, मैंने गिराई हुई है, और या फिर जो है वो कुछ मसला हो जाएगा मेरे साथ. अब ये जो होता है ना, आपके माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा होता है. इस एग्जाम एंजाइटी के आपने क्या करना है, आपने जो है ना खुद को सेफ फील करवाना है, खुद को जो है ना खुद के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है. अपने खुद को यही कहना है कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है कि मैं पढ़ के अच्छे से याद करके जो है ना वो एग्ज़ाम दे दूँ, अपना टाइम पे कंप्लीट कर लूँ, स्पीड, राइटिंग, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है वो मैं कर लूँगा. लेकिन अगर कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल होती है, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट. वो स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या जो है ना वो हाई स्टेक एग्जाम होने वाला है. उनके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि जैसे अगर आप 9th के एग्जाम्स दे रहे हैं, 8th के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप इन्हीं बोर्ड एग्जाम्स के जो है वो पास पेपर निकाल के रखें. एक पूरा मॉक एग्जाम जो है ना आप घर बैठ के 3 घंटे का बोर्ड का पेपर दें, रूम में बैठ जाएं, किसी भी खाली रूम में जाके चेयर पे पेपर बैठ के सॉल्व करें पूरा 3 घंटे. यही चीज़ आपने किसी और जगह पर जाकर करनी है. कोई नई चीज़ नहीं होगी, कोई वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो कोई स्केरी मास्क लगा के नहीं घूम रहे होंगे. अगर आपने पहले से मॉक एग्ज़ाम्स दिए हुए होंगे, फुल बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो पास पेपर्स हैं वो सॉल्व किए हुए होंगे, आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं या उसको एग्ज़ाम को मैंने कैसे देना है. नंबर थर्ड जो स्टूडेंट्स को बहुत मसला आता है, दैट इज़ पुअर हैंड राइटिंग या फिर स्पीड इशूज़ आते हैं. पेपर को सॉल्व करते हुए बहुत स्लो लिख रहे होते हैं या बहुत तेज़ लिखते हैं तो गलत कर देते हैं. अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है. नंबर 1, यू आर यूजिंग रॉन्ग पेन. नंबर 2, you are holding your pen in a wrong way. Number 3, you think slowly, that's why you write slowly. ये 4-5 चीज़ें आप कर लें, आपकी हैंड राइटिंग के इशूज़
सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 इज़ कि आपने डिफरेंट पेन्स को ट्राई करना है कि डिफरेंट पेन्स होल्ड करके देखें कि कौन सा पेन जो है उसको मैं ज़्यादा अच्छे से पकड़ के जो है वो लिख सकता हूँ, किस पे मेरा हाथ जो है वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर रहा है। सेकेंड इज सिट विद द राइट पोस्चर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उन्होंने पेन को इतना आगे से पकड़ा हुआ होता है और वो बिल्कुल पेपर पे झुक के जो है ना वो इस तरीके से लिख रहे होते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। आपने बिल्कुल राइट पोस्चर में बैठना है और इस तरीके से बैठना है कि आपका जो हाथ है वो बहुत फ्रीली मूव कर सके पेपर लिखते हुए। सो एक राइट पोस्चर जो होता है उससे भी आपकी हैंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नंबर 3 इज़ डिसाइड वंस फॉर ऑल कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, जे कैसे लिखना है और के कैसे लिखना है। ये इशू पर्सनली मेरे साथ बहुत ज़्यादा था कि जब मैं एक पेज के ऊपर लिखती थी तो मैंने के को जो है ना वो 4 तरीक़ों से लिखा होता था, जी को 4 तरीक़ों से लिखा होता था, एफ़ को 4 तरीक़ों से लिखा होता था और उससे जो आपकी हैंड राइटिंग होती है ना वो बिल्कुल भी कोहेरेंट नहीं लग रही होती, बिल्कुल भी नीट नहीं लग रही होती है और अजीब सा जो है ना वो आपकी हैंड राइटिंग की लुक आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा बैठ जाएँ, पेपर के ऊपर ना ए टू जी सारा लिखें, सारे अल्फ़ाबेट्स लिखें और डिसाइड कर लें कि सारी ज़िंदगी जी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एफ़ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। एंड देन या एटलीस्ट बोर्ड के पेपर्स में तो फिर आप जब एक ही तरह के आपने लेटर्स यूज़ किए हुए होते हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। नंबर 4, अगर आपका कल परसों एग्जाम है या बिल्कुल कुछ दिनों में एग्जाम है और आप एकदम से अपनी हैंड राइटिंग को जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो एक ही छोटा सा काम कर लें एंड दैट इज़ कि आप अपने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देना शुरू कर दें। बेशक बहुत गंदा लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन अगर उसके दरमियान में स्पेस होगी तो एटलीस्ट वो पढ़ा जा सकेगा। एंड नंबर 5 इज़ कि अगर आप अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टाइमर ऑन करें और देखें कि 1 मिनट के अंदर आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको पता है कि मैंने 1 मिनट में अगर मैं 50 वर्ड्स लिख पा रहा हूँ तो मुझे उसको 70 पे लेके जाने लगा। मैं 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड्स लिख रहा हूँ लेकिन वो पढ़े ही नहीं जा रहे हैं तो मैंने उसको 70 पे लेकर आना है। तो इसी तरीके से जो है वो आप इस तरह से टाइमर लगा के मिनट बाय मिनट अपनी प्रैक्टिस किया करें और उससे भी जो है वो आप अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर या जो आपकी स्पीड है उसके ऊपर आपकी ग्रिप आ जाएगी। अनदर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट शेयर्ड वाज कि हमसे एग्जाम के दौरान में टाइम ही नहीं मैनेज होता है। वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज टाइम। के पीछे एक ही रीज़न है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, जब पूरा साल आपने पढ़ा है तब आपने टाइम को कभी फैक्टर किया ही नहीं। मतलब क्या है कि जब आप पढ़ते थे या जब आप कोई क्वेश्चन लिख रहे होते थे आप नोट ही नहीं करते थे कि आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है तो उसको आपको कितना टाइम लगा है। तो इसकी सिंपल सॉल्यूशंस ये हैं, जब भी पढ़ने के लिए बैठें, अगर आपने एक फ़िज़िक्स का टॉपिक याद किया है तो आप अपना टाइमर ऑन करें और जब आप खुद से उसका जवाब लिख रहे हैं तो नोट डाउन करें कि मुझे इस सवाल को लिखने में, एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लगा। 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के टाइम को नोट डाउन करें कि मेरा जो अभी करंट टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है। बोर्ड के अंदर मुझे एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको 20 मिनट में करना होगा या 25 मिनट में करना होगा, तो मैं कैसे इस गैप को जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो जब भी अपनी प्रिपरेशन करने बैठे हमेशा अपने साथ टाइमर को ऑन किया करें और टाइम को जो है वो अपने दिमाग में रखा करें। नंबर 2 इज़ कि एक पास्ट पेपर लें, अपना एक फुल एग्ज़ाम लें जो फुल बुक एग्ज़ाम होता है और उसको फिल करें बैठकर। और इस टाइम के ऊपर जब आप पहली दफ़ा इसकी अटैम्प्ट दे रहे होंगे तो आपने टाइम को नोट डाउन नहीं करना, बस आपने टाइमर ऑन कर लेना है। आपने देखना नहीं है कि मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ। जो आपकी एक नॉर्मल स्पीड होती है जिसमें आप एग्ज़ाम में भी लिख रहे होते हैं वो आप जो है उस तरीके से उस एग्ज़ाम पेपर को कंप्लीट करें। और फिर जब अपना टाइमर स्टॉप करें तो फिर देखें क्या मैंने 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व किया है, क्या मुझे 4 घंटे लग गए हैं, 3.5 घंटे लग गए हैं, जितना भी टाइम लग गया। और फिर उसके बाद आप देखें कि अच्छा मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा था या मैं शॉर्ट को अच्छा लिखने में जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगा देता हूँ। उस हिसाब से फिर आप अपना टाइम को डेडिकेट करें। व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि जब ये सामने एग्ज़ाम शीट आती है तो मैं हमेशा सबसे पहले घड़ी को देखती थी और मैं अपना टाइम जो है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना टाइम लिख लेती थी कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, आधे घंटे में लिखने हैं सारे। उसके बाद मुझे एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को 25 मिनट्स देने। एंड आई ऑलवेज़ मेड श्योर कि मुझे हमेशा एग्ज़ाम के जो मेरा पेपर है उसमें मुझे एंड पे 10 से 15 मिनट मिल जाए ताकि जब मैं अपना पेपर रिवाइज़ कर रही हूँ मुझे पता था मैंने कोई ब्लंडर मारा होगा और उसको ठीक करने के लिए मेरे पास इतना टाइम हो। ये नहीं हो कि टीचर मेरे सर पे खड़े हुए और मैं देख रही हूँ कि मैंने जो आंसर ए था और मैंने उसका आंसर जो है ना वो -13 लिखा हुआ है। सो आपने एंड पे जो है ना वो 10 से 15 मिनट बचाने होते हैं। इस हिसाब से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले अगर मैं एक और टिप दूँ तो वो ये होगी, आपको पेपर में जो सबसे अच्छी चीज़ आती है ना वो सबसे पहले किया करें। जिसमें थोड़ा सा सोचने का टाइम है आता है लेकिन अगर याद करूँगी तो याद आ जाएगा, वो वाला हमेशा दरमियान में लिखा करें। एंड देन जो बिल्कुल नहीं आता ना उसको एंड पे रख दिया करें कि इसको सोच सोच के लिखूंगा, इसको कहीं से देख दुख के लिखना है। आई डोंट रिकमेंड चीटिंग, आई एम जस्ट सेइंग बट स्टूडेंट्स टू।
तो वो जो है ना आपने हमेशा एंड के ऊपर लिखना होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसमें आपका टाइम कम लगता है, उसमें सोचने का टाइम लगता है, तो आपका वो टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें ड्यूरिंग एग्जाम्स। एंड अदर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट शेयर विद मी इज़ दैट हमसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होते, हमसे नहीं होता इतना लंबा पेपर याद, या इतना ज़्यादा कॉन्टेंट हमसे याद नहीं होता है। और या कोई एक सब्जेक्ट जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो उसके तो लॉन्ग क्वेश्चन हमसे बिल्कुल याद नहीं होते, और एग्जाम सर के ऊपर है तो कैसे प्रिपेयर करने, फेल हो जाएंगे। इसके लिए जो है ना आपने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिक्स का टॉपिक है जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है कि अच्छा भाई टॉपिक है किस चीज़ के बारे में और इसके अंदर क्या क्या बात हुई है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कहीं पे कहाँ पे डेफिनेशन है, कहाँ पे कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, कोई डायग्राम है, आपने उसको स्कैन एंड स्किम कर लिया। नंबर सेकंड, आपने उस टॉपिक की बनानी है आउटलाइन, यानी ये टॉपिक अगर मेरे सामने आता है तो इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स होंगे जो कि मुझे मेंशन करना ज़रूरी है। उस आउटलाइन को आपने ना माइंड में याद रखना है। अब आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। अगर तो आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना है माई DEXE मेथड। DEXE मेथड क्या होता है? D इज़ मीन्स डेफिनेशन, जो आपकी टर्म्स है, डिफाइन द टॉपिक, ठीक है। आपने क्या करना है, उस टॉपिक को डिफाइन कर देना है। E होता है एक्सप्लेन द टॉपिक। अब उसी डेफिनेशन को आपने उस टॉपिक को, अगर उसके अंदर आउटलाइन जो है, अगर तो 4 हेडिंग्स है तो उन हेडिंग्स को आपने सिंपली एक्सप्लेन कर देना है अपने वर्ड्स के अंदर। X स्टैंड्स फॉर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कोई डायग्राम होती है, कोई इक्वेशन होती है, सिर्फ आप उसको याद कर लें। अगर वो बनी हुई होगी आपके एग्जाम के आंसर शीट के अंदर, यानी अगर आपके आंसर में कोई डायग्राम बनी हुई होगी, कोई टेबल बना होगा, तो वैसे ही आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। एंड देन लास्ट E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी आपने टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया उसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दें। और इस तरीके से आपने जितने डिफ़िकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर याद कर लें। एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक वाली आपको मुश्किल लग रही है, आप ChatGPT से कहेंगे मुझे इस तरीके से डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इक्वेशन, एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है विद एग्जाम्पल, मुझे ये टॉपिक का सिंपल जो है वो जवाब लिख कर दे दो, और उस जवाब को जो है वो आप प्रिपेयर कर लें और वही आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखाएं। कुछ ना लिखने से ये सिंपल आंसर लिखना बहुत बेहतर। नेक्स्ट प्रॉब्लम शेयर की मेरे उन सारे मनोज कुमार स्टूडेंट्स ने जो कि टूरिज्म पूछा जाएगा तो टेररिज्म के ऊपर ऐसे लिख कर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या इशू आता है, एक तो मोस्टली होता है स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा जल्दी में जो है ना वो उनके उतना स्ट्रेस होता है, उन्होंने अच्छा अच्छा पेपर देना, तैयारी बहुत ज़्यादा की हुई होती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आंसर भी आ रहा था, और वो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, और बस जो उन्होंने पक्का पक्का याद किया होता है ना कि इससे पहले उनको एग्जाम में वो चीज़ भूल जाए, वो एग्जाम शीट के ऊपर लिख कर आ जाते हैं, और बाद में आके वो देखते हैं कि क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और पूछा गया था। या फिर आपके साथ दूसरा केस होता है कि आप जो है वो, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और आपको क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया कि असल में टीचर ने पूछा क्या गया था। नंबर थर्ड इज़ कि आपको कमांड वर्ड्स का ही नहीं पता है। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि उनके SLO बेस्ड पेपर्स आते हैं, और उसके अलावा वैसे भी आपके जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं उसमें उन्होंने यूज़ किए हुए होते हैं कमांड वर्ड्स, यानी एक्सप्लेन, डिफ्रेंशिएट, रिव्यू, कंपेयर, और इस तरीके से एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। इस तरीके से जो सारे कमांड वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए लिखे जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, आपकी उस टॉपिक को कि आप उन चीज़ों को जो भी पढ़ा है उनको अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस लिखे इस तरीके से जाते हैं। अब एक्सप्लोर का क्वेश्चन आएगा तो क्या उसके अंदर लिखना है, कंपेयर का आएगा तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट का आएगा तो क्या करना है। ये कमांड वर्ड्स अगर आपको आते होंगे तो आप कभी भी जो है वो क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों के जो ऑफिशियल बोर्ड वालों ने जो गाइड दी हुई है, जो कमांड वर्ड्स दी हुए हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बना के रख दी हैं। अब आपने उनको देखना है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको इशू आता है, और आपने वो सारे जो कमांड वर्ड्स हैं कि अगर केमिस्ट्री में मुझे ये वर्ड आता है तो मैंने उस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर देना है, बोर्ड वाले मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, आपने वो वीडियोज़ देखनी है। उससे आपको मैंने उसमें रियल एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं आंसर्स की, क्वेश्चन की, तो आपने जो है उससे आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपको कमांड वर्ड्स पता होंगे। तो आपके लिए बहुत ईजी होता है कि अच्छा अगर मुझसे कंपेयर पूछा गया तो मैंने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने, अगर मुझसे डिफरेंशिएट पूछा गया तो मैंने सिर्फ डिफरेंसेस बताने। तो अगर आपको कमांड वर्ड्स आते हैं, आपको वो क्वेश्चन और आपकी जो पूरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपकी वो वाली वीडियोस जो है वो लाजमी देखें। लास्ट बट द मोस्ट डैमेजिंग प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज़ दैट दे गेट सिक बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम्स। अब जो स्टूडेंट्स बीमार होते हैं ना, उनके पीछे ना मोस्टली मैंने देखा है 2 रीज़न्स होते हैं। नंबर 1 कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी की लिमिट होती है जिसमें आपका एक थ्रेशोल्ड है, पेन का थ्रेशोल्ड है, स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड है कि इतना मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा लूँगा तो आपकी बॉडी गिव अप कर देती है। और यही होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से
जो है वो आपकी बॉडी गिव अप कर देती है और आप बीमार हो जाते हैं उन एग्ज़ाम्स के आने से पहले या उन एग्ज़ाम्स के दौरान में, कि आपको कोई पेपर ख़राब हो, आपने इतनी टेंशन ले ली कि रात को आपको बुखार हो गया और आपने अगले पेपर की जो है वो आप तैयारी नहीं कर सके, और इस तरीके से आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होते हैं। इस वाली रीज़न के जो सोल्यूशन है ना, उसका ये है, आपने क्या करना है कि आप जब ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर्स आप जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं दें, जितने ज़्यादा मॉक एग्ज़ाम दे सकते हैं आप दें, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को उस क्वेश्चन पेपर के साथ एक फील गुड फीलिंग अटैच कर सकते हैं, यानी उसको नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने को, उतना जो है वो नॉर्मलाइज़ करें। ये मॉक एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो नॉर्मल समझती है एग्ज़ाम को, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ा हवा नहीं बना लेती है कि पूरे साल के एंड के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम होना है, नहीं। इट्स जस्ट कि आपने कॉलेज में भी फुल बुक एग्ज़ाम दिया था और एक एग्ज़ाम सेंटर में जाके भी आपने एक फुल बुक एग्ज़ाम देना है। इट्स नॉट अ बिग डील, आपकी बॉडी नॉर्मल फील करती है। नंबर सेकंड इज़ कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जब भी आपको इस एग्ज़ाम एंजाइटी हो, बीमार होना शुरू करें, अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ये चीज़ें तो इससे सॉल्व हो जाएंगी कि आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सही हो जाएगा। लेकिन जो नंबर 2 प्रॉब्लम आती है, विच इज़ लाइक दी मोस्ट अकरिंग, बट स्टूडेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके साथ ये चीज़ हो रही है, कि वो क्यों बीमार हो जाते हैं जबकि वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, उनकी ये सारी चीज़ें उनकी पूरी थी, इतना स्ट्रेस भी लिया हुआ था, नींद भी नहीं ली पूरी थी, सारा कुछ था। दैट इज़ दैट यू आर सेल्फ सेबोटाजिंग योर एग्ज़ाम्स। सेल्फ सेबोटाज हम क्यों करते हैं, यानी ख़ुद से हम जाने अनजाने में अपने एग्ज़ाम्स ख़राब क्यों करते हैं? बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो होती है ना, वो हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं या हमारे कोई फ़ियर्स होते हैं, कोई हमें किसी ने कोई कमेंट दिया हुआ होता है जो हमने अपने सबकॉन्शियस में जो है ना वो स्टोर कर लिया होता है, और हम उसकी वजह से जब भी एग्ज़ाम आते हैं हमारे जो वो बिलीव्स होते हैं, हम खुद ब खुद हमारे एक्शंस उस तरीके से होते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम्स को ख़राब कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसको उसका बोर्ड के एग्ज़ाम में ना एक आधे पेपर में किसी में सप्ली आ गई 9th के अंदर। अब 10th तक पूरा साल उसके घर वाले ने उसको ताने मारे कि तुम्हारी सप्ली आ गई थी, तुमने तो बोर्ड के पेपर सही नहीं दिए, तुम तो ख़राब कर देते हो, तुम तो पूरा साल सही एग्ज़ाम दिए थे लेकिन बोर्ड के पेपर तुमने ख़राब कर दिए, बोर्ड के पेपर तुमने ख़राब कर दिए। अब बार बार ये सेंटेंस उसके दिमाग में जब बैठ जाएगा, और फिर ऑब्वियसली आपके घर वाले सब कुछ आपको कह रहे होते हैं, उनके सामने तो आप कह देते हो कि फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रात को मुझे पता है कि कहीं ना जब आप अकेले होते हो तो आप खुद भी सोचते हो कि यार मेरे से क्या मसला हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो तो फिर एक्स्ट्रा सोचते हैं कि आपका एक अपना एक फ़ियर जो है ना उस बोर्ड एग्ज़ाम की या एग्ज़ाम की इर्द गिर्द जो है ना वो आप फ़ियर बना लेते हैं कि यार मैंने पूरा साल ठीक पढ़ाई की थी लेकिन मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ मिसहैप हो गया, और अब अगली दफ़ा जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आएंगे तो मेरे साथ हो सकता है ऐसे मिसहैप हो जाया करेगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स मेरे लिए अनलकी हैं या एग्ज़ाम मेरे लिए अनलकी है। मैं पूरा साल ठीक रहता हूँ लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो मैं अनलकी हो जाता हूँ। आप अपने माइंड में एक लिमिटिंग बिलीफ बना लिया, एक लिमिट आपने ऐड कर दी कि यहाँ तक मैं ठीक हूँ, इसके आगे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब आप ये लिमिटिंग बिलीव्स आपके माइंड में बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि मैं बार बार अपने बारे में ये बात करता हूँ तो इस वजह से हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। कभी आपको बचपन में किसी ने कोई रिमार्क दिया था कि ये तो एग्ज़ाम बहुत केयरलेसली देता है, ये तो एग्ज़ाम बहुत केयरलेसली देता है। अब क्या होता है कि आप पूरा साल ठीक भी पढ़ें लेकिन एग्ज़ाम में आप केयरलेस हो जाते हैं। वाई? बिकॉज सब कॉन्शियस में आपके माइंड में ये सारी बातें स्टोर हुई हुई होती हैं। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग है। जब मैं भी इस तरह से स्टूडेंट्स को डील करती हूँ और मैं उनको देख रही होती हूँ कि क्या उनकी लिमिटिंग बिलीव्स, उनसे बहुत ज़्यादा बात करने के बाद, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछने के बाद, ठीक है, असेसमेंट करने के बाद पता लगता है कि अच्छा बैक ऑफ द माइंड इनकी ये सारी स्टोरी चल रही थी जिसकी वजह से जो है इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली काउंसलिंग लें इस चीज़ के लिए ताकि जो है वो अपने एग्ज़ाम्स को सेल्फ सबोटर्ज ना करें। बार बार खुद को जो है ना, अगर कोई नेगेटिव थॉट आती है तो उसको रिप्लेस करें किसी पॉजिटिव थॉट के साथ। सेल्फ एफर्मेशन की वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है। कोशिश होती है कि मैं जो जो चीज़ आपको रिकमेंड कर रही हूँ ना वो ऑलरेडी मौजूद हो आपके लिए, ताकि आप जो है ना फ़ौरन से उस चीज़ के ऊपर जो है ना अपना एक्शन ले सके, फ़ौरन से वो काम स्टार्ट कर सकें। सो दीज वर ऑल द सोल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ दीज टॉप एग्ज़ाम इशूज़, और इनको आप अप्लाई करें एंड लेट मी नो कौन सा सबसे ज़्यादा जो था वो हेल्पफुल था। एग्ज़ाम जो होता है ना दैट इज़ स्टेज नंबर 3। स्टेज 1 होता है कि आपने चीज़ों को पढ़ना सही से, स्टेज 2 होता है आपने उनको रिवाइज़ किया है, सही से याद सही से किया है। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के ऊपर ही वीक हैं और यहीं पे आपकी फाउंडेशन ख़राब है तो एग्ज़ाम्स हमेशा आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो अब अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मेरी मास्टर क्लासेस हैं, या आप देखें, इनमें मैंने एक्सप्लेन किया हाउ टू प्रॉपरली स्टडी लाइक अ सुपर स्टूडेंट एंड हाउ टू रिवाइज लाइक अ सुपर स्टूडेंट एंड हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टडी एंड रिविजन सिस्टम्स। तो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई बहुत पर्सनल इशू है, कोई यूनिक इशू है जो एग्जाम से रिलेटेड और आपको खुद से करने में नहीं समझ आ रहा है, देन यू कैन ऑलवेज बुक अ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद मी, और फिर आप और मैं मिलकर जो है उस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट, you are a super student.